खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ गुरु तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों में ढाल रखा है। दोस्तों, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारिये अपने गुरु गोविंदियो बताए। जी हाँ, हर एक की जिंदगी का गुरु उसके जिंदगी का केंद्र बिंदु होता है। आज की एसएसटी एलिट्स में ऐसे ही एक गुरु से हम रूबरू होने जा रहे हैं, जो एसएसटी महाविद्यालय की छात्र रह चुकी है और आज इसी कॉलेज में बच्चों को अध्यापन करने का काम कर रही है। जी हाँ, देखते हैं पद्मा देशपांडे इनके शिक्षक की जिंदगी की कुछ झलकियाँ। आप जितने किताबों में रममान हुए, उतने ही खेल के मैदान में भी। आपके उच्च शिक्षित माता पिताओं के संस्कारों के कारण आपने जीवन का विशाल अर्थ जाना। शालेय दशा में आप एक जाने माने राष्ट्रीय वॉलीबॉल हैंडबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हो। आपने अपने करियर में कई साल मार्केटिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में खुद को सफल सिद्ध किया है। जीवन के एक पायदान पर आपको अपने करियर की दिशा बदलनी पड़ी और आपने विद्यादान जैसे क्षेत्र को चुना। इस संक्रमणावस्था में आपके साथ खड़ा था एसएसटी महाविद्यालय। जिस एसएसटी महाविद्यालय से आपने एमकॉम बीएड की पदवी प्राप्त की थी, उसी महाविद्यालय में आज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसे अभ्यासक्रम के विद्यार्थियों को आप अध्यापन कर रहे हो। इसी महाविद्यालय के सानिध्य में आपने नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण होकर आज आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन इस विषय पर शोध प्रबंध तैयार करके पीएचडी कर रहे हो। यह समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है ज्ञान के आदान और प्रदान का। आप विद्यार्थियों के एक पसंदीदा शिक्षक होने के साथ साथ आप एक महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी बुद्धिजीवी, समुपदेशक और लीडरशिप ट्रेनर भी हो। हजारों छात्रों के जीवन में ज्ञान के दीप जलाने वाला आज का एसएसटी एलिट्स का चेहरा है प्राध्यापक पद्मावती राधा चेंगलवरायन देशपांडे। तो ये कहानी है एक शिक्षक की, छात्र से लेके अध्यापक तक। और आइए हम जानते हैं उनके अनुभव के बारे में, उनकी सोच के बारे में। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी एलिट्स में। थैंक यू सर। सबसे पहले बात तो मैं हमारे जो फाउंडर प्रिंसिपल चेयरमैन सर डॉक्टर जेसी पुरस्वानी सर हैं एंड आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी मैम हैं, मैं उनका तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस मंच पर आकर अपने बारे में कुछ बताने का। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी भावना जानना चाहता हूँ कि जिस एसएसटी महाविद्यालय की आप छात्र रह चुके हो, आज वही विद्यार्थियों को पढ़ाने का, अध्यापन करने का काम कर रहे हो, तो क्या अनुभव है आपकी, क्या अनुभूति रही आपकी? सर, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली कैसे है कि मैं बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, तभी मैं जॉब करने लग गई और 2009 तक मैं कॉरपोरेट सेक्टर में थी। फिर फैमिली कमिटमेंट्स के वजह से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा और उसके बाद में मैं टीचिंग में आई। तो टीचिंग की शुरुआत मैंने टीचिंग से पहले मैंने एज अ स्टूडेंट इस कॉलेज में बीएड के लिए ज्वाइन किया था 2013 में। एंड बीएड करते करते ही सर और मैडम ने मेरा टीचिंग स्किल्स देखा था, तो उन्हें मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लगा था और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप इस ज्वाइन करना चाहोगे क्या। और तब मुझे ये एक चैलेंज भी लगा था क्योंकि टीचिंग में तो आना था, बट शुरुआत कॉलेज से ही होगी ऐसे मैंने सोचा नहीं था। बट लकीली मुझे चांस कॉलेज में ही टीच करने को मिला और तब से अब तक मेरा जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छा रहा है। मैंने अपने आप को काफ़ी तरीके से अपग्रेड किया है। लाइक इस फील्ड की जो ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल टीचिंग करना होता है तो आपको सेटनेट होना पड़ता है, पीएचडी करनी होती है, तो वो सब भी मैं कंटिन्यूसली वो भी कंडीशंस में फुलफिल इसी वातावरण में रह के करने का मौका मिला। यस सर, वेरी मच। मतलब मैंने यहाँ पे बीएड किया,
उसके बाद मैंने एमकॉम भी यहाँ पे किया और मुझे कहते हुए बहुत ही फक्र महसूस होती है कि मैंने बीएड में भी इस कॉलेज में टॉप किया था, एमकॉम में भी, यस सर, एमकॉम में भी मैंने यहाँ पे टॉप किया था। एंड देन फिर मैंने सर, हमारे फाउंडर प्रिंसिपल सर हैं, ये हमेशा हमको प्रोत्साहन करते रहते हैं कि आपको ये फील्ड में जो भी ज़रूरत है वो आप अपने आप को अपग्रेड उस हिसाब से करते रहिए करके। तो उस हिसाब से फिर मैंने नेट सेट का चैलेंज अपने सामने रखा एंड 2018 में मैंने मतलब बैक टू बैक मेरा पहले सेट क्लियर हुआ और फिर इमीडिएटली मेरा नेट भी क्लियर हो गया। और अभी आप पीएचडी भी कर रहे हैं? जी सर, यस सर, अभी मैं मार्केटिंग में पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो इस विषय पर मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर तक मेरा पीएचडी भी हो जाएगा, तो डॉक्टरेट अपने डॉक्टर की जो पदवी है वो भी मुझे मिल जाएगी। अभी इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। जी सर। तो हमारे देश की संस्कृति रही है कि गुरुकुल शिक्षण पद्धति से लेकर आज हम देखते हैं कि डिजिटल एजुकेशन तक आ गए, तो इसमें क्या बदलाव आपको महसूस होते हैं? सर देखिए, वो एक टाइम अलग था और ये टाइम बहुत डिफरेंस है। पहले कैसे स्टूडेंट्स गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पे गुरुकुल प्रणाली में कैसे होता था कि शिक्षक और जो स्टूडेंट्स होते थे वो साथ में ही रहते थे। तो स्टूडेंट्स का लगाव टीचर की तरफ ज़्यादा होता था, टीचर भी स्टूडेंट्स को अपने बच्चों के जैसे ही बड़ा करते थे। बट अभी कैसे हो गया है, विद चेंजिंग टाइम्स काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं और हम लोग डिजिटली बहुत एडवांस हो चुके हैं और हम अपने टीचिंग में भी हम अभी डिजिटल एज को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे हो गया है कि स्टूडेंट और टीचर में ना थोड़ा सा गैप, जैसे गुरुकुल में जो सिस्टम में जो था वो गैप अभी नहीं रहा है। स्टूडेंट टीचर में एक छोटा सा गैप आ गया है, क्योंकि अभी वो जो गैप जो है वो डिजिटल माध्यम से फुलफिल हो रहा है। अच्छा। तो लाइक बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें काफ़ी सारा चीज़ जो है आज नेट पर हमको अवेलेबल है, तो इसके लिए वो कॉलेज आना पसंद करते हैं या फिर स्कूल जाना पसंद करते हैं, बट वो सोशलाइजिंग के लिए कि उनको उनके फ्रेंड्स के साथ मिलना है वगैरह, ऐसे ये होता है। एंड रहा सवाल टीचर स्टूडेंट का रिलेशन का, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि कॉलेज में आकर रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, इस पर बहुत बिलीव करते हैं। और ये बच्चों का ऐसा होता है कि वो हर एक चीज़ अपने टीचर्स से शेयर करते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनके करियर प्रोग्रेशन के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में एडवाइस लेते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो अच्छा लगता है, तभी वो एक मन को सुकून मिलता है कि आज भी हमने अपने बच्चों के साथ वो रैपो बनाया हुआ है कि हमारे अभी कायम है। जी सर, जी। तो आपको क्या लगता है कि आज की शिक्षण व्यवस्था में लेखन, श्रवण और संभाषण जो हमारे कौशल्य होते हैं, जो शिक्षण पद्धति के मुख्य घटक है, तो इनमें कुछ बदलाव आए हैं या इनका कुछ असर हो रहा है? सर बदलाव तो आया है, बट ये कैसे, ये बेस है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो है, ये सिर्फ कैसे कि मैं सिर्फ सुन के मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाला नहीं है, या मैं सिर्फ लिखकर मेरा स्किल बढ़ने नहीं वाला है। मैं जब भी बात करूंगी, जब मेरा कम्युनिकेशन मैं करूंगी, तब मेरा ये बाकी के भी मेरे जो स्किल्स एक्वायर किए हुए होते हैं उसको मैं यूटिलाइज करती हूँ। तो तीनों भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ओनली लिसनिंग या ओनली स्पीकिंग इससे नहीं चलता है। आपको अगर मैं किसी विषय के बारे में बोल रही हूँ तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए रीडिंग ज़रूरत है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, अगर समझ लीजिए कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और वो आपको, मैं जिस भाषा में समझा रही हूँ उसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इमीडिएटली मुझे लैंग्वेज चेंज करना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ गया है, स्पीकिंग स्किल्स आ गया है। एंड अगर बहुत बार ऐसे होता है कि हमको काफी सारा कम्युनिकेशन रिटर्न वर्क में करना होता है। आपको कहीं पे भी आप जाओगे, सिंपल एक लिखने की आदत तो बहुत कम हो गई है, बट सर वहाँ पर भी जरूरत तो है ना। कंप्यूटर पे भी आप टाइप करते हो तो आपको टाइप करने के लिए भी लेक्चर, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन
कोऑर्डिनेशन के लिए भी तो आपको ग्रामर आना नहीं चाहिए, वो तो राइटिंग ठीक है, लेकिन आना चाहिए। हस्ताक्षर से हमारी प्रवृत्ति हो, हमारे विचार हो या हमारी मानसिकता भी प्रदर्शित होती है। जी जी, डेफिनेटली होती है। और राइटिंग से क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में जाता है कि हम क्या लिख करते रहे हैं, हम सोचते हैं। जब व्हेनेवर वी आर राइटिंग समथिंग, हम सोच कर लिखते हैं, तो कैसे होता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। सो डेफिनेटली राइटिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्रास्पिंग ऑल्सो, मतलब सीखने के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम राइटिंग ये हमको कम्युनिकेट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स राइटिंग से क्या है कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है, हर चीज़ कंप्यूटर पे हो नहीं सकता है। पद्मा जी, हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी और शिक्षक, इनके संबंधों के बारे में। तो पहले तो प्रतीक रहा करता था कि दोनों में एक दूरी या मर्यादा का प्रतीक टेबल रहा करता था। अब वो बहुत कम क्लासरूम में देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये मर्यादा कहीं ख़त्म हो रही है? बच्चों का जो अपने शिक्षकों के प्रति देखने का दृष्टिकोण हो या उनका आदर करने का जो एक भाव हो, वो कहीं पर कम होते जा रहा है? सर गैप तो आ गया है, डेफिनेटली आ गया है। बट जब से मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया है, मेरे इस कॉलेज का एक खासियत है कि हमारे यहाँ पे ना गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल जो होता है, जो जुलाई मंथ में आता है, वो बहुत ग्रैंड स्केल पे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे जो फाउंडर प्रिंसिपल चेयरमैन सर है डॉक्टर JC पुरसवानी सर, यही हमारे लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हर साल अपने गुरु को यहाँ पर बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनके जो उनके लाइफ को जिन्होंने फॉर्म करने में मदद की, उनको वो आज भी इस मुकाम पर इतने, वो खुद एक प्रिंसिपल आज एक कॉलेज के हैं, फाउंडर प्रिंसिपल हैं, वो इस मुकाम पर आकर भी वो अपने गुरु को भूले नहीं हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए भी एक आदर्श है। एंड लकीली हमारे स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज में पढ़े हैं, वो उनमें भी कहीं ना कहीं ये आदर्श जो है वो आया हुआ है। इसके लिए आज भी हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे पास मेरे 2015-16 के बैच के स्टूडेंट्स भी हर गुरु पूर्णिमा को वो हमको कॉल करते हैं, विश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो संस्कार जो बोलते हैं ना, बच्चों को बचपन से जो संस्कार डाला रहता है, वो संस्कार आ जाता है। तो इस कॉलेज की ये खासियत है कि वो संस्कार हमारे स्टूडेंट्स में भी आ गया है। बिल्कुल पद्मा जी, क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी की राह में एक रोशनी की होनी बहुत ज़रूरी होती है कि आगे के मोड़ पर क्या है, कांटे हैं, फूल है, कांच है या खड्डे हैं या अंधेरा है। अगर यह दिखाने वाली रोशनी आपकी ज़िंदगी में रहेगी तो ही ज़िंदगी का सफ़र हमारा प्रकाशमान होता है, उज्जवल होता है, हमारा भविष्य उज्जवल होता है। तो हमें वो प्रकाश हो, वो रोशनी हो, गुरु के रूप में ढूंढनी चाहिए। इसीलिए आज के बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि गुरु आपके मित्रत्व के नाते भी आपको अगर नज़दीक करते हैं, फिर भी उनका आदर और उनका सम्मान करने का संस्कार हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारा SST महाविद्यालय इस संस्कार को अभी भी जतन कर रहा है। तो आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट के लिए पढ़ाते हो। जी सर। तो आज की दशा में इसका बच्चों के लिए क्या सोर्सेस है? सर BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। एंड इसमें सभी पहलू को कवर किया जाता है। जैसे कि ये बेस है आपके मैनेजमेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उससे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसका ये बेस है। तो इसमें हर एक चीज़ कवर किया जाता है। इसमें कंपनीज में जो फंक्शनल एरियाज़ होती हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये जो फंक्शनल एरियाज़ होती हैं, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट कोर्स है, जिससे स्टूडेंट आगे जाके जो भी उनको प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी करना है, मे इट बी लाइक आप MBA कर सकते हो, आप CA कर सकते हो, या फिर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी इसमें कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये भी हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने खुद ने भी इसका लाभ उठाया है। तो ये 100 से भी सर्टिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय हैं, जिन यूनिवर्सिटीज है, जी सॉरी, जी जी उनसे हम लोग 5000 से भी ज़्यादा कोर्सेज हमारे कॉलेज में अवेलेबल जी हैं। जी जी। तो ऐसे ये जो कोर्सेज हैं ये आपको सभी जगह नहीं मिलता है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस पॉइंट है कि वो यहाँ पे ना सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, तो वो इस सर्टिफिकेशन कोर्सेज का, आजकल का ज़माना है कि आपको स्किल की Develop ज़रूरत करना है। है। यस, अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, अपार्ट फ्रॉम योर सर्टिफिकेट, यू नीड टू हैव स्किल बेस्ड नॉलेज। तो वो स्किल बेस्ड नॉलेज इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ये स्किल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। तो डेफिनेटली ये मेरे जैसे मेरे लिए भी, प्लस जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हाल ही में हमने 18-19 महीने से कोरोना का सामना किया है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी तहस नहस हो चुकी थी। तो कोरोना के पहले का जो कालावधि था और अभी कोरोना ख़त्म होते आ रहा है, फिर आप अपने विद्यार्थियों को सामने जा रहे हो, तो इन दोनों दशाओं में आपको क्या अनुभव हुआ और अभी किस तरह से आप ये बच्चों को सामने जाओगे? सर, जब कोरोना के पहले कैसे होता था, हमारा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत क्लोज होता था। हम हर बच्चों के चेहरे जानकर पहचान लेते थे कि ये कौन से क्लास में। जी, मोबाइल के इतने स्क्रीन पे आ चुका था। तो पहले कैसे होता था, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, तो हमको हर एक बच्चे का चेहरा याद रहता था। मतलब मेरी आदत होती है कि आइदर मैं बच्चों को रोल नंबर के वाइज या फिर उनके नाम से जानती हूँ, या फिर वो कौन से क्लास में है, ये इससे मतलब एक स्टूडेंट का नाम याद आए तो हाँ ये SY का है, ये FY का, ऐसे याद आता है। कोरोना काल में अनफॉर्चुनेटली हम वो छोटे से स्क्रीन में इतने सारे बच्चों को हम नहीं देख सकते थे, तो कहीं ना कहीं हम वो जो इंटरेक्शन होता था स्टूडेंट्स के साथ वो मिस करते थे। काफ़ी टाइम ऐसे लगता है कि हम सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन को सिखा रहे हैं। तो वो पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है, देखिए टिचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होता है ना कि जब टीचर बच्चे के चेहरे को देखती है तो वो पहचान समझ जाती है कि बच्चा कितना समझ में आ रहा है, उसको टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसे नींद आ रही है क्या, ये सब हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में वो नहीं हो पा रहा था। बट अब थैंक्स टू द प्रिवेलिंग अभी का जो सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम वापस से ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है कि हम वापस से उस बैक टू जैसे कोरोना के पहले सिचुएशन। यस डेफिनेटली, बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि वो वापस क्लासरूम में आ रहे हैं करके। आप अपनी सेहत के प्रति दक्ष रहते हो। जी सर। तो आज की महिलाओं को अपना आत्मसंरक्षण हो, आत्मसम्मान हो या आत्मविश्वास हो, इसको बरकरार रखना कितना आपको अहमियत देने वाली चीज़ लगती है? सर, महिला जो होती है उसको मल्टीपल रोल्स प्ले करने होती है। मतलब मैं अगर आज एक शिक्षिका भी हूँ, तो उसके साथ साथ मैं एक गृहिणी भी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माँ हूँ, तो और मतलब मैं यहाँ पे भी जॉब करती हूँ। तो कैसे है कि हम मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो एजुकेशन ये हर स्त्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से वो अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगा तो वो उसको निडर होकर वो सामना कर सकती है। तो बेसिक एजुकेशन ये डेफिनेटली हर महिला को चाहिए। जितना आप ज़्यादा अपने आप को एडवांस एजुकेशन करके लोगे तो उतना आपका स्किल्स बढ़ेगा। देन सेकेंड थिंग आता है कि आपको आपकी सेहत पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप हो तो पूरा घर चलेगा। फिजिकली मेंटली यस सर। मैं अभी भी एवरीडे मॉर्निंग में भी जॉग करती हूँ एंड इवनिंग में भी मैं वर्कआउट करने जाती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से फिजिकली फिट रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप जब भी फिजिकली फिट रहोगे ना तो मेंटली भी आप उतने ही स्ट्रांग रहते हो। तो हर महिला को एजुकेशन भी होना चाहिए, और जॉब वगैरह करते रहेंगे तो कैसे होता है कि आप आत्मनिर्भर रहते हो, एंड प्लस आपको आपकी सेहत का भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। पद्मा देशपांडे अगर शिक्षिका नहीं होती तो और क्या होती? सर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में थी, तो मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में थी। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ही शायद मैंने अपना करियर और
बढ़ाया होता, क्योंकि मुझे भी अब्रॉड वगैरह जाने का बहुत मौका मिला था। अच्छा। बट कैसे होता है कि लाइफ में हमें कभी कभी कुछ डिसीजंस फैमिली के लिए लेने होते हैं, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली अपने पार्टनर, मेरे हस्बैंड श्री विक्रांत देशपांडे जी का एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपने, क्योंकि क्या होता है 365 डिग्री आपके करियर को चेंज करना एक मकाम पर आने के बाद, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसके पीछे मेरी मम्मी जो आज नहीं रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि उन्होंने मुझे बोला था कि फैमिली के ऊपर फोकस ज़्यादा करना, एजुकेशन, करियर ये सब तो होगा ही, बट फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से मैंने अपना करियर चेंज किया एंड सभी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसके अलावा आपके कौन कौन से शौक है? सर मैं एक मतलब मैं काउंसलिंग वगैरह भी करती हूँ, आप तो एक अच्छे समुपदेशक भी हो। जी, मुझे काउंसलिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। एंड मेरे तरफ से जो भी होता है, मुझे ऐसे लगता है कि वी शुड ऑलवेज गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। Yes. तो किसी भी तरीके से हम सोसाइटी को जो दे सकते हैं उस हिसाब से मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूँ। नहीं, बहुत से लोग होते हैं कि अपने शौक उनके होते हैं, किसी को लिखना होता है, किसी को पढ़ना होता है, किसी को गाना होता है, तो इसका और हमारे करियर का हम बैलेंस कैसे बनाए रखें? सर हॉबीज़ जो होती है ना, वो हमेशा से अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ जो होती है वो आपको एक डाइवर्जन देती है, आपके माइंड को एक डाइवर्जन देती है, आपको रिलैक्सेशन करती है। जैसे मेरी हॉबी है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने को बहुत अच्छा लगता है। मैं फिक्शन बुक्स बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ, तो उससे मुझे हमेशा से फ़ायदा ही हुआ है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई है, उसके साथ साथ सोच जो है हमारी वो बढ़ती है। तो हॉबीज़ को हमें बरकरार रखना है। इसके साथ साथ मैं कुकिंग भी बहुत पसंद करती हूँ कि वो एक मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर होता है। एंड और एक मेरा एक हॉबी है कि मैं जिम में जाके वर्कआउट करती हूँ, वो सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेस बस्टर है। तो ये सब आपको आपके प्रोफेशन में काम में आने वाली डेफिनेटली यस सर, ये मुझे प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों तरीके से काम में आती हैं। हाँ। पद्मा जी, विद्यार्थियों में लोकप्रिय शिक्षक होने के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए ना ऐसा होता है कि उनको शिक्षक जब वो टीचर के पास देखते हैं तो वो ऐसा रोल मॉडल देखते हैं, उनको वो ऐसा गाइड देखते हैं, आपको वो ऐसा फैसिलिटेटर आपको देखते हैं। तो ये सभी गुण जो होते हैं ना, मतलब यू शुड बी अप्रोचेबल। आपके स्टूडेंट आपको कभी भी आपको फ़ोन करेंगे या आपको मैसेज करेंगे तो आप उनको जवाब दे सको। तो ये बेसिकली अप्रोचेबल जो अप्रोच होता है कि स्टूडेंट को ना कैसे होता है कि पेरेंट्स के बाद वो अपने टीचर्स में एक फ्रेंड फिगर ढूंढते रहते हैं। तो वो फ्रेंड काइंड ऑफ, वो आप फ्रेंड भी हो, मार्गदर्शक भी हो एंड फैसिलिटेटर भी हो, ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ। एक लोकप्रिय, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए आपको बच्चों का दोस्त होना पड़ता है, उसका गुरु होना पड़ता है और मार्गदर्शक होना पड़ता है। आर्य चाणक्य ने भी यही कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलते हैं। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपके अनुभव, आपके विचार यहाँ पर व्यक्त किए और हमारे बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं हमारे जो फाउंडर प्रिंसिपल चेयरमैन डॉक्टर जेसी पुरस्वानी सर हैं, उनका मैं शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में ये स्पार्क को देखा और मुझे हमेशा से प्रोत्साहित किया। हमारे जो IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरस्वानी मैडम हैं, मैम भी बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा हमको प्रोत्साहित
करती हैं। हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संतोष करमानी सर, डॉक्टर जीवन विचारे सर, मेरे जितने भी कलीग्स यहाँ पर हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्पेशली हमारे प्यून से लेकर जो क्लरिकल स्टाफ है, सबका सबके सपोर्ट के वजह से ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ, यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक सपोर्ट है, क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स हमको सपोर्ट नहीं करते, हमको रिकग्निशन नहीं देते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे ही मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं, हर एक का एक योगदान मेरे लाइफ में रहा हुआ है। मैं तो सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो सब मेरे पीछे आज खड़े हैं, इसके लिए मैं आज यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। एंड मैं एक छोटा सा एक प्रोवर्ब है जो हम बहुत बार सुनते हैं, तो वो प्रोवर्ब कहना चाहती हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है उसे, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, इट इज़ जस्ट आवर माइंडसेट। अगर हमने तय कर लिया कि ये हासिल करना है तो वो हम हासिल करेंगे ही। तो ये कोशिश हमको लगातार करते रहनी चाहिए। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, उससे आप कन्वर्ट करो कि आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, यस। जी हाँ, इसी प्रोत्साहित और इसी प्रोत्साहन भरे मोड पर हम रुकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी एसएसटी महाविद्यालय की छात्र और अब एसएसटी महाविद्यालय की एक आदरणीय शिक्षिका। जी हाँ, एसएसटी इलिट्स में हम ऐसे ही कुछ प्रतिभाशाली चेहरों से मिलते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।